हेलो एवरीवन। कहानी एक चिड़िया एक पिंजरा और कहानी जो कि विमलेश त्रिपाठी द्वारा लिखी हुई है, उसके कुछ अंश शेष रह गए थे। तो चलिए इस वीडियो में उसे पूरा सुनते हैं। अगले एक दिन तक मैंने पता नहीं कितनी कविताएं लिख दी। जाहिरा तौर पर यह उसी के लिए था। एक कविता के आंसू निकलते थे तो दूसरी उसे चुप कराती थी। एक गुस्से में होती तो दूसरी उसे प्यार से समझाती। इनके बीच इंतज़ार की कविताएं भारी संख्या में थीं और उन्हें समझना या समझाना किसी भी कविता के बूते से बाहर की बात थी। यह इंतज़ार का तीसरा दिन था। वह कब धीरे से आई थी मुझे पता नहीं चला। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मुझे लगा कि वह रात भर रोती रही थी। तुम उदास हो? यह उदासी? हाँ, यह उदासी ही तो थी। क्यों? मुझे बताओ। तुम्हारा बाप मुझे बहुत क्रूर लगा। वह तुम्हें पीटता है ना? यह सब तुम मत मुझे पूछो बच्चे। तुमने क्या क्या किया इतने दिन? कविताएं, इंतज़ार, सपना, एक लम्हा रोया भी। तुम पढ़ोगी मेरी कविताएं? पढ़ूंगी। तुम कहानी नहीं लिखते? कहानी लिखनी तो मुझे नहीं आती, और कहानी तो उसकी लिखी जाती है जो चला जाता है। तुम चली जाओगी? इस उदासी का रण बताओगी? तब भी मैं कहानी लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बड़े हो जाना फिर लिखना। अभी तुम बच्चे हो, बच्चे। मैं बताऊँगी उदासी का कारण। बोलो ना, तुम नहीं जाओगी ना? और सुनो, मैं बच्चा नहीं हूँ। और 3 महीने बाद मैं 15 साल का हो जाऊँगा और मैं अभी ही कहानी लिख सकता हूँ। तुम्हारे यहाँ रहते भी कि चले गए कि नहीं, रहने वालों की कहानी तुम्हारी। और मैं अभी ही 20 साल की हूँ। मैं चली जाऊँगी, कभी मत लिखना कहानी। तुम चली जाओगी सच? नहीं जाऊँगी पगले। ओह मेरा बच्चा। लेकिन तुम लिखना, एक दुख लिखना, एक जाति लिखना जो मेरे नाम के आगे लगी रहती है हर समय, और एक लड़की लिखना, एक चिड़िया लिखना और एक पिंजरा। एक पिंजरे में एक चिड़िया लिखना। ज़रूर लिखना मेरे बच्चे। वह मुझे अपनी बाहों में दबोचकर किसी बच्चे की तरह बेतहासा चूमने लगी थी। मैंने देखा उसकी सूजी हुई आंखों में पीड़ा के सैकड़ों बादल एक साथ मंडरा रहे थे। उस दिन मौसम की सबसे घनघोर बारिश हुई थी, इतनी कि मेरा पूरा घर बारिश के पानी में डूब गया था। मेरे पिता का वह घर जो उस रात मेरा था, और बारिश के उस पानी में 2 वस्त्रहीन जिस्म अभाग तैर रहे थे। एक जब तैरते तैरते थक जाता तो वह दूसरे की ओर सहायता की निगाह डालता और फिर दूसरा तैरने लगता। कई बार वे दोनों साथ साथ तैरते रहते, एक दूसरे में लोहे और चुंबक की तरह लिथड़े हुए। कभी कभी बारिश की बूंदें मंद पड़ जाती कि पानी में बुलबुले छूटने लगते, और दूसरी ओर से घमघोर और भारी और सघन बूंदें गिरनी शुरू हो जाती। बारिश करोड़ों वर्षों से बारिश ही थी। बारिश के आगे किसी जाति या धर्म का विशेषण नहीं लगा था। वह बीते हुए कल की असंख्य श्रृंखलाओं के पार से चल जाती थी। सिर्फ बारिश थी। उसमें डूबते तैरते 2 जिस्म भी किसी भी मानवीय विश्लेषण के परे सिर्फ जिस्म थे, जो मन की पगडंडियों की यात्रा करते हुए एक दूसरे की सांसों में घुलकर एक हो जाते थे। उस दिन मौसम की सबसे घनघोर और अंतिम बारिश हुई थी। बारिश जब थमी वह जा चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि उस दिन के बाद वह फिर कभी नहीं आएगी, कि वह हमेशा के लिए जा चुकी थी और पीछे छोड़ गई थी एक कहानी। नहीं, कहानी नहीं, एक चिड़िया, एक पिंजरा और एक समय के चेहरे पर अंकित धुंधला सा एक वादा, कहानी का वादा। बाद के दिन सुबह के चमकीले धूप ने मुझे जगाया था। मेरा पूरा शरीर किसी मध्यम आंच पर तप रहा था। बिस्तर से उठा तो सिर हल्के से घूम गया।
मैं फिर सो गया था। मैं देर तक उसकी राह देखता रहा था। सुबह से दोपहर और फिर शाम हो गई थी। सिर का घूमना थोड़ा कम हो गया था। मैं नीचे उतरा। सीढ़ी जहाँ ख़त्म होती थी वहीं एक कमरे का दरवाज़ा था। उसी कमरे में वे 3 लोग रहते थे। मैं चप्पल की जोर जोर चटकारी देते हुए उतरा था, लेकिन कमरे की सिकड़ी बंद थी और उस पर ताला लटका हुआ था। मैं हैरान रह गया, कहाँ चली गई? एक दिन 1 महीना बना, 1 महीना 1 साल बना, और इस तरह पता नहीं कितना समय बीत गया। इंतज़ार की घड़ियाँ भी एक दिन उब गईं, लेकिन वह अंतिम बारिश, वह कहानी, वह स्नेह की एकांत समर्पण, वे इतिहास की तरह मेरी आत्मा पर दर्ज हो गए थे। काश कि मैं उसे उस समय रोक पाता। स्मृतियों में बार बार संवाद का एक टुकड़ा रह रहकर मुझे असंयत और बेचैन करता गुजर जाता था। तुम चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। मैं मरकर चली जाऊंगी। मत जाना, रोक लेना मुझे। कैसे? एक लड़का किसी लड़की को जाने से कैसे रोक सकता है? हाथ पकड़कर मिन्नतें करता है। फिल्मों में देखा है ना मैंने। धत बुद्धू, तुम बहुत बच्चे हो। कैसे रोकता है बताओ ना। नहीं बताऊंगी, अम्मा से पूछना। डर लगता है अम्मा से पूछने में। डर लगता है तो फिर मुझे कैसे रोकोगे? मैं छोटी जात की हूँ। मैं जात नहीं मानता। और तुम्हारी अम्मा, तुम्हारे जमींदार पिता? देखना, मैं रोक लूँगा। देखेंगे। नहीं रोक पाए तो कहानी लिखना। एक चिड़िया, एक चिड़िया, एक पिंजरा, बारिश और मेरे नाम की कहानी। बुद्धू बच्चे। और वह सचमुच चली गई थी। मैं अपने तरीके से उसे रोकने की कोशिश करता, उसके पहले ही, बिना कुछ कहे, सिर्फ यह कि कहानी लिखना। और उसके साथ एक पूरा समय चला गया था। बची रह गई थी तो उसके लिखे गए असंख्य कविताएं बेचैनी में फड़फड़ाती, और एक कहानी जिसका लिखा जाना शेष था। और एक क्यों, जिसका जवाब मेरे पास अधूरा था। इन 7 सालों में मेरी समझ में यह बात आ गई थी, और उसकी कई बातों के अर्थ भी खुल गए थे। लेकिन सोचता रहा था कि एक कहानी ज़रूर लिखूंगा, पहली और आखिरी कहानी। उसके चले जाने की बाद की बातों के जिक्र में क्या आपको कोई रुचि है? कि मैं लंबे समय तक बीमार रहा। हर रात मुझे डरावने सपने आते थे, और कई बार मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता था। मेरी दिमागी हालत को देखकर बहुत बार मुझे साइकियाट्रिक के पास ले जाया गया, लेकिन मैं अपने आपे में नहीं आया कभी। हाँ, इस बीच मैं जैसे तैसे हिंदी से स्नातकोत्तर पास कर चुका था, और इसी शहर में मुझे अनुवादक की एक नौकरी मिल गई थी। अम्मा बहुत बीमार रहने लगी थी, और डॉक्टर की सलाह पर पिता ने उन्हें इलाहाबाद के पुश्तैनी मकान में शिफ्ट कर दिया था। इस शहर में मैं अकेला था, अपनी शेष और बची स्मृतियों के साथ एकदम अकेला। हर रात अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती। कई बार वह आवाज़ इतनी साफ और नज़दीक होती कि मैं डर जाता था। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता था। आसपास के लोग मेरी इस आदत के अभ्यस्त हो चुके थे। मैं डर से डरा हुआ और उस लड़की के रोने की आवाज़ से बचने के लिए नींद की गोलियां खाता था। मैंने कई बार शराब भी पी थी। रोज़ कलम और कॉपी लेकर संकल्प के साथ मैं बैठता था कहानी लिखने के लिए। घंटों इसी तरह बैठे रहने के बाद मुझे होश आता था, और कॉपी के पन्ने अजीब अजीब आकृतियों से भर जाते थे। बीच बीच में कहीं कहीं रश्मि लिखा हुआ जैसे कुछ दिखता था, जिसे बड़ी मुश्किल से कोई पढ़ सकता था। कोई क्यों, मैं तक। रश्मि कि चिड़िया, कि पिंजरा, कि एक लड़की। उस रात उसके रोने की आवाज़ बहुत तेज़ थी। मैंने ध्यान दिया कि उसकी आवाज़ रश्मि की आवाज़ की तरह ही थी। वह सपने में किसी पहाड़ पर हकासी पियासी चढ़ रही थी, और उसके पीछे एक आदमी था जिसके हाथ में तेज धार वाला एक हथियार था। वह दौड़ती हुई पहाड़ के छोर की खाई तक पहुंच गई थी। आगे रास्ता नहीं था। वह ज़ोर से मेरा नाम लेकर चिल्लाई थी। बहुत देर तक उसकी करुण आवाज़ पहाड़ों की घाटियों में गूंजती रही थी, और उस रात में मैं पूरी रात सोता जागता हुआ
छत के एक कोने में किसी पागल की तरह दुबका रहा था। दूसरे दिन डाक मुंशी एक लिफाफा दे गए थे। नाम और पता मेरा ही लिखा था, जो रोमन अक्षरों में था। भेजने वाले की जगह पर एक आकृति बनी हुई थी। वह आकृति किसी लड़की की लगती थी, जिसकी आंख से आंसू ढलकता हुआ साफ महसूस किया जा सकता था। रश्मि! पूरे वेग से एक तस्वीर का टुकड़ा मेरे दिमाग की तंतुओं को बेधता चला गया था। हाँ भाई, उसी का पत्र था। इतने सालों बाद क्या लिखा था उसने? बताता हूँ। इतना सब कुछ बताया है तो उसे क्यों नहीं बताऊँगा? अरे भाई, आतमपुर आने पर बताना कोई। बहुत जल्दी है, मुझे पहुँचना है। हाँ, पत्र। मैं निकलता हूँ बाबा। आप लोग भी क्या आतमपुर ही जा रहे हैं? ये देखिए, उसी ने लिखा है खुद अपने हाथों से। आप खुद ही पढ़ लें, बहुत थक गया हूँ मैं। आतमपुर आए तो। मैं नहीं पढ़ सकता भाई, मेरी सांस फूलने लगती है। मुझे आतमपुर जाना है, मरने से पहले एक कहानी। चिट्ठियाँ हो तो एक कोई बाँचे, अर्थात देह ही दुख है। आतमपुर मोहल्ला। दिनांक 27/1/1999। बच्चे, बहुत बहुत प्यार। मैं जानती हूँ तुम मुझ पर बहुत नाराज़ होगे, लेकिन सच मानो मैं आई नहीं, मुझे ज़बरदस्ती लाया गया। और तुम क्या मेरा यकीन करोगे कि आने के पहले मैं तुमसे एक बार जी भर मिलना चाहती थी। मिलना नहीं बल्कि रोना चाहती थी। मुझे कुछ कहना है बच्चे। माफ़ करना, तुम्हें अब भी बच्चा कह रही हूँ। तुम तो अब बड़े हो गए होगे। याद भी नहीं कितने साल हो गए। मेरे लिए तो उस समय उसी दिन रुक गया था, अब तक रुका हुआ है। मेरे जहन में आज भी तुम 15 साल के बच्चे हो। तुम्हें बुरा लगा? बुरा मत मानना बच्चे। तुमने कहानी लिखी कि नहीं? तुम्हें कह दूं कि नहीं? लेकिन सोचती हूँ कि यह सब करके तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही ना। लेकिन फिर लगता है कि तुमसे न कहूँगी तो यह सब कुछ अनकहा ही रह जाएगा, और उसका बोझ मेरी आत्मा को सहन नहीं होगा। इतना कुछ तो अकेले सहा है, अब सहने की ताकत नहीं बची मेरे बच्चे। बचपन से ही तो सहती आई थी, जब 8वीं में पढ़ती थी। मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई बंद करवा दिया। मेरी माँ मेरी अपनी नहीं थी मेरे बच्चे। वह तो मेरे जन्म के साथ ही घर की 4 दीवारी के भीतर घुटकर मर गई थी। वह सुंदर नहीं थी, और मेरे पिता ने उसके काले रूप के कारण उसे कभी पसंद नहीं किया। और आफत तो तब आई जब घर में एक बेटी ने जन्म लिया। कहते हैं कि प्रसव के बाद मुझे और माँ को प्रसूति गृह में 2 दिन यूं ही छोड़ दिया गया था। मैं 2 दिन माँ की छातियों से तिपकी उसका शेष लहू चूसती रही थी। कहते हैं कि 2 दिन के बाद पिता ने जब घर का ताला खोला तो मेरी माँ मर चुकी थी, और मेरी चाय चाय की आवाज़ें अपनी माँ की मृत्यु का शोक मना रही थीं। पट्टीदारों के सहारे मैं कितने दिन जीवित रहती। सो बिरादरी वालों ने पिता की दूसरी शादी करवा दी। पिता यही चाहते भी थे। इस बार उनको अपेक्षाकृत सुंदर बहू मिली थी। कितना कुछ है लिखने को। तुम भी सोचोगे कि यह क्या लेकर बैठ गई मैं, लेकिन यह सब इसलिए कह रही हूँ कि जब तुम कहानी लिखोगे तो यह सब लिखना कि इस विकास की चमचमाती रंगीनियों के बीच एक लड़की होना आज भी अभिशाप है। क्या ईश्वर ने हमें इसीलिए बनाया? क्या इस इतनी बड़ी साजिश में तुम्हारी माँ का वह ईश्वर भी शामिल नहीं है, जिसके आसपास तक जाने की मुझे मनाही थी? तुम्हारे इतने करीब खुद को जाने देने में प्यार के बीच ईश्वर या आदमी के बनाए हुए नियमों के खिलाफ एक मौन विरोध भी शामिल था मेरे बच्चे। लेकिन उसकी कितनी बड़ी सज़ा दी गई मुझे, वह याद करती हूँ तो मेरा रोम रोम मेरे अपने ही अस्तित्व को धिक्कारने लगता है। तब इस बात पर विश्वास होने लगता है कि हमारी सभ्यताओं और इनके विकास, और यहाँ तक कि ईश्वर के इतने पाखंडों के बीच भी मूलतः हम जानवर हैं। जानवर और सिर्फ जानवर। उस दिन जब मौसम की सबसे घनघोर बारिश हुई थी, मेरी सौतेली माँ ने
हमें एक दूसरे से गुथा हुआ देख लिया था। जब मैं कमरे से लौटी थी तो पिता का फुफकारता चेहरा मेरे सामने था। उसने मुझसे बिना पूछे ही मुझे ज़ोर से एक लात मेरी कोख पर मारी थी और मैं धड़ाम से फर्श पर जा गिरी थी। मेरा माथा किसी चौकोर वस्तु से जा टकराया था और खून की एक पिचकारी सी उभरी थी। वह औरत जिसे इस समाज और तुम्हारी माँ के ईश्वर ने मेरी माँ बनाकर मेरे लिए भेजा था, जानते हो वह क्या कह रही थी? मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन मैं कहूँगी। तुम चाहो तो इसे कहानी में मत लिखना। कहानी में इतना असुंदर और घृणित शब्द, अश्लील भी, के इस्तेमाल से बचा जाता है। गुरुओं ने इसकी सलाह दी है। आखिर हम सभ्य जो हैं। वह मक्कार औरत चिल्ला रही थी। बहुत जवानी चढ़ी है इस छिनाल पर, पता नहीं किससे किससे हटवा रही है। तुम नामर्द की तरह क्या खड़े हो? बच्चे से इसकी गर्मी शांत नहीं होगी। अब तुम चढ़ो इस रंडी पर। खोल हरामजादी, चलो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं काट हो गई थी, एक बर्फ की सीली। धरती के सारे मनुष्य उस दिन मर गए थे। नशे में धुत एक पुरुष उस काठ को अपनी वासना से रौंद रहा था और एक औरत पूरी ताकत के साथ मेरे जबड़े को हथेलियों से भींचे मंत्र का जाप कर रही थी। तुम घबराओ नहीं बच्चे, मैं मरी नहीं थी। मेरी सांसें चल रही थीं और लगभग अध बेहोशी की अवस्था में ही आतमपुर की गाड़ी पर मुझे बैठा दिया गया था। समय मर गया था, ईश्वर मर गया था, इस पृथ्वी के सारे मनुष्य मर गए थे और मेरी सांसें चल रही थीं। वह पुरुष पता नहीं कैसे और कितनी बार, कितने समय और सहस्त्राब्दियों तक। तुम सुनोगे? तुम सुन सकोगे? और एक दिन जब वह जानवर उब गया तो उसने मुझे एक दूसरे जानवर को सौंप दिया। इस सौंपने की एवज में उसे 25,000 रुपये मिले थे। बारात आई थी, बाजे भी बजे थे शायद, और शादी की पहली रात ही उस दूसरे जानवर ने नशे की हालत में मुझे पीटा था। किस लिए बाबू? मेरे संदूक में उसे एक कागज़ का टुकड़ा मिला था। तुम्हें याद है वह पहली कविता लिखी थी मेरे लिए तुमने? उसके ऊपर लिखा था रश्मि के लिए। मैंने पता नहीं कितने समय तक उसे सहा, अपनी देह पर और अपनी आत्मा पर भी। देह से अधिक मेरे आत्मा पर गहरे घाव के निशान थे। इस बीच मैंने सोचा कि रात के अंधेरे में निकलकर कहीं भाग जाऊं। कहीं के बारे में सोचती थी तो मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा याद आता था और सोचती थी कि अपने साथ तुम्हें भी क्यों एक नरक में धकेल दूं। एक ब्राह्मण के घर, एक कुजात और तुम्हारी, और हर बार कई कई दौड़ लगाकर वहीं लौट आती थी। मैं समझौता करके जी रही थी। इस बीच उसकी मजदूरी का काम बंद हो गया था। उस नशाखोर को कोई काम पर नहीं रखना चाहता था। मैंने इस दौरान कई घरों के बर्तन मांजकर रोटी का जुगाड़ किया, लेकिन रोटी के जुगाड़ से ज़्यादा उसे शराब की ज़रूरत थी। मैंने उससे मिन्नतें की थीं, उसकी हर जिद को पूरा किया था, हर तरह से अपने शरीर को उसके सामने प्रस्तुत किया था। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। बाहर के जंगल में उससे भी ज़्यादा खूंखार जानवर घात लगाए बैठे रहते थे। ऐसे में वह मुझे कई बार कम खतरनाक जानवर लगता था। आह, एक स्त्री के शरीर में ऐसा क्यों होता है? तुम बताओ बच्चे, इस शरीर में ऐसा क्या आकर्षण होता है? क्या स्त्री की देह ही सबसे बड़ा दुख है? मुझे अपने अस्तित्व तक से नफरत हो गई थी। उस दिन ही अगर खुद को ख़त्म कर लिया होता, जब मेरे बाप ने मेरे साथ। एक दिन उसने कहा कि वह दिल्ली जाना चाहता है कमाने के लिए। इस कस्बे में अब कुछ नहीं बचा। घर की हालत तो ठीक नहीं थी, घर में नमक तक लाने के लिए पैसे नहीं थे। दिल्ली जाने का भाड़ा कहाँ से आएगा? उसने कहा कि बालेश्वर देगा। उसका भाई रघुराई जूते की कंपनी में काम करता था। उसके लिए उसने नौकरी की बात की भी थी। बालेश्वर एक दो बार हमारी झुग्गी में आया भी था और वह मुझे ऐसे निहारता था कि मेरा रोम रोम उसकी आँखों में छुपे भाव को पढ़कर जल उठता था। एक दिन गली के कोने में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। किस नरक में रह रही हो तुम, कहो तो? और मेरी आंखें जल उठती थीं।
उन आँखों के ताप का सामना वह नहीं कर पाया था। बालेश्वर का नाम सुन के मैं उससे सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इस बहाने हो सकता है कुछ अच्छा घट जाए उसके जीवन में। मैं जानती थी कि बालेश्वर की इतनी हिम्मत नहीं कि वह मेरी जलती आंखों का सामना कर सके। कितनी सस्ती बातें लगती होंगी न तुम्हें यह बच्चे, किसी मुंबईया फिल्म की घिसी पिटी स्टोरी की तरह। लेकिन तुमसे न कहूँगी तो किससे। भले ही तुम्हारी कहानी कमज़ोर हो जाए, लेकिन इसे भी तुम लिखना मेरे बच्चे। और जिस दिन दिल्ली जाना था उसे, उसके एक दिन पहले ही वह रात थी। उसने तेज़ आवाज़ में दरवाजे पर दस्तक दिया था। दरवाज़ा खुलते ही वह लड़खड़ाते कदमों से अंदर आ गया था। उसके पीछे एक और साया थी, उसके साथ बालेश्वर भी था। मैं कैसे कहूँ कि उस रात क्या हुआ था। मेरे पास किसी लेखक की भाषा नहीं कि मैं उस रात या उसके बाद आने वाली असंख्य रातों के बारे में कुछ ठीक ठीक लिख सकूं। 21वीं सदी के चरम विकास और सभ्यता की तमाम नाटकीय विडंबनाओं के बीच मैं महज एक देह थी जिसका पूरा अस्तित्व वीर्य और खून की छींटों से लथपथ था। वह दिल्ली नहीं गया था, उसे कहीं जाना नहीं था। और उसके बाद कई कई शक्लों के पता नहीं कितने बालेश्वर आए थे मेरी आत्मा के शेष तंतुओं का रक्त पीने। एक चिड़िया थी कि वह एक लड़की थी जिसके लिए एक निर्दोष कवि ने पता नहीं कितनी ही कविताएं लिखी थीं। लेकिन मैं अब तक मरी नहीं, अब भी मेरी देह सांस ले रही थी मेरे बच्चे। दुनिया के सारे मनुष्य मर गए थे, सभ्यताएं इतिहास की अंधी सुरंगों में लौट गई थीं, और मैं जिंदा हूँ कि हर बार तुम मेरे सामने खड़े हो जाते हो। तुम आओगे मेरा यह पत्र पाकर, मेरे लिए न सही एक कहानी के लिए, एक वादे के लिए। तुम्हारे आने तक अगर मेरी देह जिंदा न भी रही तो भी कहानी का अंत तुम्हें यहीं मिलेगा, इसी आतमपुर में। आंसू की 2 बूंदें, एक सूखा हुआ गुलाब और एक मरा हुआ सा समय। और हाँ, मौसम की अंधेरी सुरंग में लौट गई एक बारिश, यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। हालांकि तुम अब बच्चे नहीं हो। तुम्हारी ही रश्मि मांझी। आतमपुर समाचार, आतमपुर समाचार, आतमपुर समाचार। आ गया आतमपुर, यही है आतमपुर। दो मुझे आतमपुर समाचार की एक प्रति दो भाई। कत्ल? कितनी कत्लें होंगी और भाई, इसी एक वजह से मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया है। कितनी कत्लों की सूचना देगा यह अखबार। यह कौन है? रश्मि की यह तस्वीर। मुझे दो यह अखबार। बिना पैसे के एक अखबार नहीं दे सकते तुम्हें। इसमें एक तस्वीर छपी है, देखा आप लोगों ने? यह उसी की तस्वीर है। क्या लिखा है, थोड़ा पढ़कर सुनाओ भाई। तो क्या अब वह इस दुनिया में नहीं रही? उसका कत्ल किसने, कैसे किया, क्यों? यह उसी की तस्वीर है। क्या लिखा है, थोड़ा पढ़कर सुनाओ भाई। आतमपुर, 28 अक्टूबर। आतमपुर मोहल्ले में एक विवाहिता ने अपने पति का कत्ल सब्जी काटने वाले हथियार से कर दिया। सूत्रों से पता चला है कि विवाहिता रात में नशे में धुत अपने पति का कत्ल करके अपने मायके चली गई और मायके में रह रहे अपने पिता और माँ की भी गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने खुद को मारने की भी कोशिश की। इस कोशिश में उसने अपने कलाई की दोनों नसें काट ली और रात भर लाशों के बीच घर के अंदर बंद रही। सुबह गांव के लोगों ने बेहोशी की अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया। महिला अस्पताल में अपने जीवन से जूझ रही है। पुलिस ने बताया है कि वह हत्या की वजहों का पता लगा रही है और होश में आने पर इस बाबत महिला से पूछताछ की जाएगी। आतमपुर स्टेशन के बाहर मैं उस अस्पताल का पता पूछते हुए बेतहाशा सड़क पर दौड़ रहा था। मुझे एक बार उससे मिलना था, कहना था कि मैं आ गया हूँ, उन तमाम बंदिशों को भूलकर जिसके कारण शायद तब तुम्हें रोक न पाया था। कि अब भी इस धरती के सारे मनुष्य मरे नहीं, और ईश्वर और प्रेम और बारिश। मैं अस्पताल के एक कमरे में बढ़ता चला गया था। वह बेहोश थी, उसका शरीर पीला पड़ चुका था। पुलिस के एक सिपाही को मेरे ऊपर दया आ गई थी और उसने मुझे कमरे तक जाने दिया था। मैं रोने और न रोने के बीच की एक स्तब्ध अवस्था में खड़ा उसके होश में आने की प्रतीक्षा करने लगा। बहुत समय तक मुझसे न रहा गया
तो मैंने एक बार उसके गाल पर हाथ फेरा और भर्राए हुए स्वर में कहा, रश्मि। उसने एक क्षण के लिए आंखें खोल दी और एक हंसी उसके चेहरे पर खिल गई। उस चेहरे पर उस समय की किसी तरह का कोई पश्चाताप नहीं था। वह कुछ कहना चाहती थी कि एक जोर की हिचकी आई और उसकी सांसें असंभव तरीके से तेज हो गईं। वह अब भी लगातार मेरे चेहरे की ओर देखती जा रही थी। कुछ क्षण बाद सब कुछ शांत हो गया था। सिर्फ आंखें थी कि खुली रह गई थी, मेरी ओर लगातार सुकून और पीड़ा से देखती, वैसे ही जैसे उसने मुझे मौसम की सबसे घनघोर बारिश के दिन देखा था। और कहानी, एक अधेड़ दड़ियल आदमी के सामने एक पुरानी पीली डायरी, एक स्याही बटोरती कलम, दो निर्दोष आंखों से टपके 2 बूंद आंसू, पुराने दिनों की कुछ चिटक कविताएं और सदियों पुराना एक प्रेम पत्र, अगर उसे प्रेम पत्र मान लें। एक कांपते हाथ से लिखे गए अस्पष्ट से अक्षर जो आंसुओं के खारे पानी में घुलकर फट गए थे। कोई अगर कोशिश करे तो ऊपर लिखा हुआ एक वाक्य सही सही और साफ पढ़ा जा सकता है, मैं एक लड़की को जानता था। और कहानी, दूर समय की साख पर बैठी एक चिड़िया बोल गई थी, पिंजरे से आज़ाद, और सदियों से अपने अक्ष पर घूमती पृथ्वी थोड़े वक्त के लिए थम गई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा।